नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रेड बन रहा है, जो स्विंग ट्रेड बन रहा है, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है येस बैंक। आप जानते हैं येस बैंक के बारे में? येस बैंक आप सभी जानते हैं एक बैंक एक टाइम इस कंपनी का नाम एक ऐसी जगह पे आ गया था जब हर कोई लोग यही सोच रहे थे कि येस बैंक बंद होने वाला है और बंद होने वाले थे मगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं किया होता तो सचमुच बैंक बंद हो जाता। क्योंकि अगर इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एफएस और डीएस है, डीएस के डेटा अगर फाइंड आउट करें तो डीएस के जो डेटा है उसके बारे में बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास 30% होल्डिंग्स था और 30% तक होल्डिंग वो कब से दे रहा है जब से शेयर के ऊपर हालत खराब हुआ है तब से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% होल्डिंग रखे है और इस फंडिंग से कंपनी खुद को बिजनेस को फिर से स्टेबल में लेके आए। और यहाँ पे अभी एसबीआई के पास कितना होल्डिंग्स है 26% के आसपास और बाकी जो होल्डिंग्स है वो छोटे मोटे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी है। साथ ही साथ और भी देखिए एक्सिस बैंक के पास भी है, आईसीआईसीआई बैंक के पास भी है, एचडीएफसी बैंक के पास भी है। तो बड़े से बड़े बंधन बैंक के पास भी है, आईडीएफसी फास्ट बैंक के पास है। तो कुछ बैंक्स ने भी इसको फंडिंग दिया और फंडिंग उठाया और उसके मतलब शेयर उठाया, उसके चलते ही कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। और इसका जो मैनेजमेंट टीम जिस तरीके से इस बैंक का हालत खराब कर दिया था वो पुराना मैनेजमेंट टीम को भी बाहर कर दिया गया। अभी नया नया मैनेजमेंट टीम एंट्री हुआ है और शानदार तरीके से काम भी कर रहा है। तो इस कंपनी के अगर मैं प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो कोई भी प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा। पहले प्रोमोटर था वो प्रोमोटर सारे के सारे माल बेचकर भाग गए। तो इसका जो मार्केट कैप है वो कितना 50,000 करोड़ के आसपास है और इस 50,000 करोड़ के आसपास होने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मतलब एनुअली जो प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो एनुअली जो इनकम है वो 750 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो आप यहाँ पे ये मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि 750 करोड़ से प्रॉफिट कंपनी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप और सिर्फ 750 करोड़ का प्रॉफिट इसमें कहाँ से चलेगा। हाँ ये बात तो सही है। फिर भी अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट कुछ मतलब साल का अगर डेटा दिखा दूं तो कोविड के टाइम के बाद कंपनी दो दो बार करके बड़े से बड़े लॉस किए थे करीबन 16,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद 3,000 करोड़ के आसपास अभी धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में आया है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया किस तरीके से खुद को कंट्रोल किया आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हुआ एक्सपेंस को मेंटेन किए और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा वो है कंपनी का एनपीए। तो नेट एनपीए एक टाइम 4.5% 5.5% के आसपास देखने को मिलता था। इस बार वो घट के हो चुके सिर्फ 1%। तो सोचिए एनपीए में मानूंगा अभी भी मानूंगा एनपीए ज्यादा है 1% मतलब एनपीए ज्यादा है। और फिर भी मैं कहूंगा जो 5.5 6% के आसपास एनपीए देखने को मिला था उसको कंट्रोल करने के बाद एनपीए को एक अच्छा लेवल में लेके आया है। तो इसका मतलब कंपनी में अलग लेवल में कंपनी का रिप्रेजेंट देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस को भी अलग लेवल से मेजर किया है। तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के क्या राय है। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखा जाए तो जब जब इसके ऊपर म्यूचुअल फंड सेल किया बहुत ज़्यादा सेल किए और जब बाइंग किया बाइंग तो किया मगर उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर जुलाई मंथ के डेटा दिखा तो जुलाई मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल किया और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके बाइंग भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बाइंग क्यों हो रहा है देखिए उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने रखूँ तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना एक शोल्डर उसके बाद क्या बना एक हेड उसके बाद क्या बना फिर से शोल्डर बना। उसके मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब क्रिएट होता है तब उसका इंतजार आपको करना चाहिए कि जो मतलब शोल्डर कंप्लीट हुआ उसके ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके ऊपर कंफर्मेशन भी होना चाहिए।
तो उस डेट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं बार-बार इसको वीडियो आपके सामने इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको भी कंटिन्यूअसली दिखाता रहूँ कि लेवल कौन-सा जगह पे है, अभी कौन-सा लेवल में कंपनी काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एंजल वन। देखिए सारे वीडियोज़ को बीच में मैं एक बात कहूँगा, ये वीडियोज़ टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है और जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं यूज़ करता हूँ जो मैं खुद काम करता हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम में जो अपडेट भी दे देता हूँ। आप जाकर टेलीग्राम को जॉइन करके देख सकते हैं, सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी करंट जो लेवल्स है उस लेवल में कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है। धीरे धीरे करके कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का कर्जा मतलब पी रेशियो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अच्छा खासा हाथ में कैश भी है। जब सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है तो इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी देखेंगे तो कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर, कंपनी स्टॉक के ऊपर, कंपनी करेंसी ब्रोकिंग के ऊपर, इंडस्ट्रियल ब्रोकिंग के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी मार्जिन प्रोवाइडिंग भी करते हैं। साथ ही साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज मतलब देखा जाए तो जो लोग डीमैट अकाउंट में स्टॉक को होल्ड करते हैं उसका भी काम कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किए हैं। कंपनी एनबीएफसी भी बन चुके हैं। कंपनी कॉर्पोरेट एजेंट एजेंट भी बन चुके हैं और वो भी इंश्योरेंस कंपनीज का। तो इतनी सारी चीज कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। तो सोचिए इस कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस जरूर रहेगा। और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो वहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा। कंपनी का 300 करोड़ के आसपास रिजर्व था। वो 10 साल भी नहीं हुए तो कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ के हो चुके 2000 करोड़ के आसपास। और यही चीज को मैं एज ए बोरिंग्स के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का 350 करोड़ के आसपास कर्जा था। वो अभी बढ़ के हो चुके 780 करोड़ के आसपास। देखिए पिछले सालों में देखा है तो 1200 करोड़ का कर्जा था। उसको कंपनी अलग लेवल में खुद को मतलब कंट्रोल में लेके आए और खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया और अभी बोरिंग्स कम हुआ। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। और कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज आप देखेंगे तो कैश फ्लो में आपको हमेशा एक चीज देखना है कि कंपनी ने कितना पॉइंट्स यहाँ पे कैश फ्लो को मेंटेन किए। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली कैश फ्लो दिखा रहा था, उसी हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा भी शानदार तरीके से आया। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो कंपनी जो ऑपरेशंस किए तो उस ऑपरेशन से कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ आप देख सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बन के जा रहा है तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ से देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा था। अभी अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया गया। अभी सेल क्यों किया गया वो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना कि पहले एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे हायर लेवल में चला गया। तो उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हुआ। आप प्रॉफिट बुकिंग का डेटा देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी फिर से एक पैटर्न स्केट किया है। यहाँ पे शोल्डर 2 बार शोल्डर बनाया, उसके बाद एक कप बनाया, उसके बाद उसके बाद हेड बनाया, उसके बाद एक शोल्डर बनाया। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद ब्रेकआउट भी हुए। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी के ऊपर एक नया टारगेट बना और वो भी 41% के आसपास। इसका अगर मैं हायर लेवल देखूँ तो कंपनी का जो टॉप लेवल है वो कहाँ पे है? वो टॉप लेवल में है 2016 के आसपास। तो कंपनी का जो टारगेट निकल कर है वो 2000 ऑलमोस्ट मैं बता दूं 2350 के आसपास। तो इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है। तो इस कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं क्योंकि जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है वो सारे कंपनीज को अगर लोन लेना है, उसको अगर फाइनेंस के ऊपर काम करना है, वो डायरेक्टली आईआरएफसी के पास ही फाइनेंस लेते हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है, मतलब प्राइस के हिसाब से छोटा देखने को मिला है, मगर कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। सोचिए इतना बड़ा कंपनी इसके ऊपर अगर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जब इंडियन रेलवे के ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है तो उस हिसाब से फाइनेंस सेक्टर का भी ग्रोथ बढ़ेगा।
देखिए जब आरबीएनएल भाग रहा था, तो आरबीएनएल के बारे में बात करूँ, जब आरबीएनएल भाग रहा था, उस टाइम देखा जाए तो आईआरएफसी भाग नहीं रहा था। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आज नहीं तो कल आईआरएफसी भी भागेगा, क्योंकि जब उसका बाकी सेक्टर उस सेक्टर के बाकी कंपनीज भाग रहे हैं, तो उसको तो भागना चाहिए ना, क्योंकि वो सारे कंपनीज अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, उसको प्रॉफिट अच्छा हुआ, तब उस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, तभी वो कंपनी एक लॉन्ग जर्नी दिखा रहा है। तो उस बेसिस में आरएफसी भी उसको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी तो प्रॉफिट होगा ना, उसका भी तो ग्रोथ होगा। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को अलग लेवल से इंक्रीज किया। 5,600 करोड़ से 6,600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है। और एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 23 करोड़ से 29 करोड़ तक कंपनी एक्सपेंस हुआ है। कंपनी के एक्सपेंस एकदम कम है, क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, तो इसका एक्सपेंस आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका ऑफिशियली खर्चा ही है और अदर्स कुछ खर्चा नहीं है। कंपनी का ज़्यादा जो खर्चा होगा वो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। वो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिए हुए थे। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी इस बार क्वार्टरली 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, जो पिछले बार की तुलना से कम है, मान लेता हूँ। फिर भी सालाना बात करूँ तो साल भर में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होना तो बनता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। इसलिए कंपनी एक साल में 250% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। 250% का रिटर्न मतलब आपका फंड 2.5 गुना कर दिया। तो सोचिए 1 लाख रुपये आपने निवेश करके रखे थे, तो आपका फंड 2.5 गुना हो गया। मतलब अ, देखा जाए तो 2.5 लाख हो गया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या फिर से इस तरीके से रिटर्न मिलने का चांसेस है? देखिए रिटर्न कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अभी आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना हाई स्ट्रेंथ है कि जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। तो कंपनीज के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट कुछ फ्यू मतलब मंथ्स में, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, इस तीनों मंथ में कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया गया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके क्वांटिटी उठाया। और इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स को प्रोमोटर आज नहीं तो कल वो बेचेंगे, क्योंकि उसको ओएफएस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ओएफएस के माध्यम से उसको माल बेचना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और मैं आईआरएफसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, जो एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसका टारगेट भी अचीव हुआ 30%। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड्स किया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री भी लिया था और इस जगह पे मैंने एग्जिट कर लिया और फिर से यहाँ पे कोई नया एंट्री नहीं लिया, क्योंकि कंटिन्यूसली भाग रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे फॉर्म बाइंग नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई कुछ टाइम बिताए, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद कुछ पैटर्न्स क्रिएट किए और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सर्वेसर फूड लिमिटेड। तो सर्वेसर फूड लिमिटेड एक फूड बेवरेजेस कंपनी है। तो इस कंपनी का एक बड़ा अपडेट है। वो अपडेट है, कंपनी बोनस देने वाला है और स्प्लिट भी देने वाला है। और बोनस और स्प्लिट कब मिलेगा? आज के दिन ही आपको मिलेगा। और जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसको 1 शेयर के बदले में अब उसको 20 शेयर मिलेगा। तो खुश होने का जरूरत नहीं, 20 शेयर मिलेगा, उसके साथ शेयर का प्राइस भी एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचकर ही निवेश करना। बाकी इस वीडियो से आपको कैसे लगा, मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।